नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करते हैं खबरों की। ओडिशा के पुरी में श्री गुंडिचा मंदिर के सामने रविवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4:30 बजे भगवान के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी और तभी अचानक धक्का मुक्की जो है वो हो गई और इसी बीच भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो बन गई। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात को संभाला जा रहा है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि इस तरह की जो घटना है वो ना होने पाए फिर से। तो पुरी में आपको बताते चले, मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ और इस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है और अभी तक घायलों की बात करें तो 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। और वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ी यह जानकारी सामने आ रही है, जहां अगले 24 घंटे के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई। ऋषिकेश में तीर्थयात्री रोके गए, भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी यात्री जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको रोक दिया गया है। बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। ऋषिकेश पहुंच चुके तीर्थयात्रियों को वहीं रोका जा रहा है, जबकि आगे बढ़ चुके जो तीर्थयात्री है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये जो है जानकारी गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से दी गई है। तो आपको बताते चले, भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक और फिलहाल स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, जो जहां है वहीं सुरक्षित स्थान पर उन्हें रोका गया है। ऋषिकेश में तीर्थयात्री रोके गए हैं। भारी बारिश के रेड अलर्ट को लेकर अब प्रशासन जो है सख्त नजर आ रही है, सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में ये कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि 24 घंटे जो वक्त है इसके लिए यात्रा स्थगित की गई है, क्योंकि भारी बारिश के अनुमान जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगाए हैं इसको लेकर ये यात्रा स्थगित की गई है ताकि किसी तरह की जो घटना है वो ना घटने पाए और ऐसे में जो यात्री है जो जहां है उन्हें वहीं सुरक्षित स्थान पर रोक दिया गया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड इलाके में भूस्खलन की बड़ी खबर सामने आई और इस हादसे में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना भी मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य जो टीमें हैं मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। जो तमाम टीम है वो पूरी सक्रियता के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि वो खुद इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से संपर्क में है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो उत्तरकाशी में सिलाई बैंड क्षेत्र में भूस्खलन और इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि कुछ श्रमिक जो है वो लापता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अन्य जो उनके साथ जो राहत बचाव की टीम है तमाम लोग इस पर बने हुए हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ इलाके में ये बादल फटने की जानकारी सामने आई है और इस घटना में एक निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के वक्त साइट पर काम कर रहे करीब 9 से 10 मजदूर जो है वो लापता बताए जा रहे हैं और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने इसको लेकर जानकारी दी और बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं तुरंत मौके पर रवाना हो गई है और राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि जो अफवाहें हैं उनसे दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर खुद को सुरक्षित रखें।
और वहीं शिमला में तेज बारिश को लेकर खबर सामने आ रही, जहां तेज बारिश से बढ़ी मुश्किलें और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित, लोगों को घरों में रहने की अपील। तो ये जानकारी आपको बता दें, शिमला में तेज बारिश का कहर जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है, बाहर ना निकलने को कहा जा रहा है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त लगातार भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो शिमला में तेज बारिश का कहर और ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक कारणों से बाहर ना निकले, जो भी लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर अमित शाह निजामाबाद में हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कृषि क्षेत्र में जुड़ी योजनाओं पर जोर होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। तो आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां निजामाबाद में हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर जोर रहेगा। इस दौरान किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर इस दौरान फोकस रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर, अपने दौरे के दौरान वो निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही अमित शाह किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। और दिल्ली से खबर बता दें, झुग्गी गिराने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। जंतर मंतर पर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गरीबों को बेघर करना अन्यायपूर्ण, आम आदमी पार्टी का कहना है। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आज चिराग पासवान नालंदा में करेंगे रैली। नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग के हुंकार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर हमला भी बोलेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान आज बिहार के नालंदा में बड़ी रैली करने वाले हैं। नालंदा में हुंकार भरेंगे। अब देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी रणनीति साधने में जुट गई है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर हमला भी करेंगे। बिहार के नालंदा से चिराग के हुंकार। आरा में सफल रैली के बाद चिराग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं और इस रैली को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चिराग लगातार नीतीश सरकार पर बेरोजगारी, विकास कार्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर हमलावर है। रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों की जुटने की भी उम्मीद है। प्रशासन ने रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। तो आज चिराग पासवान नालंदा में रैली करने वाले हैं और इस दौरान बड़ी भीड़ जुटने की भी संभावना है। नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग के हुंकार देखना होगा कि कितना
भारी पड़ता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं और ऐसे में एनडीए के दोनों ही दल हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या चिराग पासवान नीतीश के गढ़ में अपनी साख को, अपनी नींव रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो दल है वो अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, तैयारियां कर रहे हैं वोट को लेकर, चुनाव को लेकर। और ऐसे में ये बेहद अहम रैली चिराग पासवान की नालंदा में, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन अलग अलग पार्टियों की तरफ से, और अब नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान पहुंचेंगे, रैली करेंगे। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो यह खबर आपको बताते चले, आज 123वीं कड़ी का प्रसारण होगा और देश भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। तो आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर को आज संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जहां देशवासियों से पीएम मन की बात करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित होगा और आपको बता दें 123वीं जो ये कड़ी है, यानी कि 123वां एपिसोड आज होगा, जहां फिर से कई सारी चीजों को देशवासियों के सामने पीएम मोदी रखेंगे। हर महीने आने वाली मन की बात में प्रधानमंत्री देश के लोगों की सीधे उनसे संवाद करते हैं और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करते हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर देश भर में बेहद उत्साह भी रहता है, चाहे वो तमाम बड़े लीडर्स हो, हर कोई उन्हें सुनता है। लाखों लोग रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे सुनते हैं और आज के संबोधन में पीएम के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो 11 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और 123वां एपिसोड आज होगा, जहां फिर से कई लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से सीधे संवाद करेंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अहम बैठक की और उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने बताया कि हाल ही में राजभवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ भी अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्यों, धार्मिक नेताओं और व्यापारियों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। 26 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को मैंने राजभवन बुलाया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा और मुहर्रम ये दोनों सफल हो, उनसे अनुरोध किया था और सबने भरोसा दिया है कि यात्रा में भी पूरा सहयोग करेंगे, मुहर्रम भी सफल हो, इसका आश्वासन और भरोसा उन्होंने दिया है। आज सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, रिलीजियस लीडर्स, डीडीसी के चेयरपर्सन, बिजनेस ट्रेड के एसोसिएशंस के ऑफिस बियरर्स और एमएलए साहिबान सब लोग आए थे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। सबसे पिछले 4 वर्षों से ये प्रयास हम सब हर बार करते हैं और इन सब लोगों ने सहयोग किया कि ये प्रशासन और श्राइन बोर्ड से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की यात्रा है। हम सभी लोग इस यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से यात्रा सफल। 26 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को मैंने राजभवन बुलाया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा और वहीं बिहार के सुपौल जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के छातापुर प्रखंड के मोहम्मदगंज पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंकरपट्टी में मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है।
और बच्चों ने खिचड़ी और चोखा खाया था, जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें पेट में दर्द, उल्टी और चक्कर तक आने लगी और देखते ही देखते स्कूल में अफरा तफरी मच गई। कई सारे बच्चे एक एक करके बेहोश होने लगे और घटना की खबर मिलते ही अभिभावकों में दहशत फैल गई। बीमार बच्चों को तुरंत ही छातापुर सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो सुपौल में ये मिड डे मील खाने से हड़कंप बिहार के सुपौल में, और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, दर्जनों बच्चे बीमार हुए हैं और स्कूल का मिड डे मील खाने में जो है ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखे तो इसी में ये कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही रही, जिसकी वजह से ये एक बार फिर से जो है सभी की तबीयत खराब हुई है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है, इस वक्त सभी का इलाज जारी है। और दुनिया इस वक्त एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसका असर ही खत्म हो गया है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित भी रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं और ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है और ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती है और ये न सिर्फ जानलेवा है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी दिखाता है। ये दोनों समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से ही हल हो सकती है। सवाल ये है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? तो इन खास मुद्दों को जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम 2 विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं, अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं।
संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है, ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल ना करें। और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कमाई वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके, इसका प्रश्न भी। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।